गुड मॉर्निंग गाइज, आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र नर्सिंग एकेडमी में। जैसे कि आप सबको पता है अपन ने DSSB के PYQ डिस्कस करने शुरू कर दिए थे। उससे पहले मैं मेरे सारे स्टूडेंट को जिनका सिलेक्शन हुआ है अभी DHS एग्ज़ाम में, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे साथ बने रहे। क्लासेस उन्होंने किए, यूट्यूब के क्लासेस किए, उसके बाद उन्होंने टेस्ट सीरीज़ हमारी ज्वाइन की और आज बहुत से स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। इसके लिए मैं मेरे सारे स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ और उनके आगे के फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक देती हूँ। और अभी अपन अपना क्लास शुरू करते हैं सो दैट कि नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन कह पाऊँ DSSB के लिए, ESIC और RRB जो अभी जल्द ही एग्ज़ाम आने वाली है, ESIC और RRB की भी, तो इन सब में भी आपका सिलेक्शन हो और आपका फ्यूचर ब्राइट रहे। तो अपन अभी आज का क्लास शुरू करते हैं हमारा। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच फेज इज सो नेम which phase is so named because it is when the follicle in the grow and form a mature egg. Name the phase. तो बेसिकली आपको पूछा गया है कि जिस फेज़ में फॉलिकल्स ग्रो होते हैं और उसके बाद उसका मैच्योर एग में फॉर्मेशन होता है, उस फेज़ को क्या बोलते हैं। इज़ इट इज़ ल्यूटियल फेज, इज़ इट इज़ फॉलिकुलर फेज, और इज़ इट इज़ मेंस्ट्रुएशन, और इट इज़ ओव्यूलेशन। सो गाइज, आप लोगों को मेंस्ट्रुएशन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो पता होगी कि इसमें कितने फेजेस होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें कितने फेजेस होते हैं। तो मैं आपको उसके एक एक फेज़ बताती हूँ सो दैट आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओ, और अगर आपको ये फेज़ नहीं और कोई अदर फेज़ भी पूछी जाए तो आपका आंसर आ जाए। तो फर्स्ट फेज़ इज़ द मेंस्ट्रुएशन। First phase is the menstruation. In this phase, the menstrual fluid consists of blood, mucus, and cells of uterine lining. Blood, mucus, and जो cells होते हैं uterine lining के, वो क्या होते हैं, वो eliminate होते हैं through the vaginal opening. Eliminated through the your vaginal opening. और ये phase कितने दिन का होता है guys? This is 2 to 7 days of phase. This phase is about 2 to 7 days. So the first phase is menstruation. तो first phase आपको समझ गई. Then next phase is follicular phase. Follicular phase. The follicular phase of the menstrual cycle begins from the first day of period and lasts up till the ovulation. स्टार्ट कब से होती है? फर्स्ट डे ऑफ योर मेंसेस, फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस टू एंड कहाँ पे होती है ये फेज़? एंड होती है अपने ओव्यूलेशन तक। ओव्यूलेशन स्टार्ट होते ही ये एंड हो जाती है। तो ये थी फॉलिकुलर फेज़। इन दिस फेज़ द इस्ट्रोजन लेवल राइज। इस फेज़ में क्या होता है, आपका इस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड ओवरीज क्या करते हैं? एंड ओवरीज प्रिपेयर फॉर द रिलीज ऑफ एग। इस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से फिर ओवरीज रेडी हो जाती है एग को रिलीज़ करने के लिए। ठीक है, एग को रिलीज़ करने के लिए एग रिलीज़ करती है वो ओवरी फॉर द पॉसिबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए एग रिलीज़ हो जाता है। इन केस इफ स्पर्म मीट्स विद द एग, देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। एंड इफ sperm not enter into your fallopian tube, then this egg, ये जो एग है वो शेड आउट हो जाता है। किसके साथ? आपके जो यूटराइन लाइनिंग के, यूटेराइन जो आपका यूट्रस रहता है उसकी जो लाइनिंग शेड ऑफ होती है, उसका म्यूकस, उसका जो ब्लड होता है, उसके साथ फिर एग भी शेड आउट हो जाता है और उसी को अपन मेंसेस बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। देन गाइज, थर्ड फेज इज द ओव्यूलेशन. इन दिस फेज द ओवरीज रिलीज द एग. ओव्यूलेशन में क्या होता है? एग रिलीज हो जाता है, ओवरी से रिलीज हो गया एंड वो ट्रैवल करता है, हमारी फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करता है वो एग. ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन भी बनता है कि एग और स्पर्म कहाँ मिलते हैं. एक स्पेसिफिक पार्ट होता है, उस पार्ट को क्या बोला जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है. अगेन, इट ट्रैवल्स थ्रू द फैलोपियन ट्यूब एंड इम्प्लांट इटसेल्फ इनटू द लाइनिंग अलोंग द वॉल्स ऑफ यूटेरस. ठीक है, इन केस अगर एग और स्पर्म मिलते हैं तो वो फिर अपने जो उसका जो ये बनता है फर्टिलाइजेशन होके
जो फर्टिलाइज एग होता है वो कहाँ जाके लाइनिंग किस में जाके इम्प्लांट होता है, वो यूट्राइन लाइनिंग में जाके इम्प्लांट होता है। इन दिस फेज इट टेक्स अराउंड द 2 वीक्स प्रायर। ओव्यूलेशन का फेज़ आपको अगर पूछा जाए तो वो कितने प्रायर होता है, 2 वीक्स प्रायर द मेंस्ट्रुएशन का जो फेज़ होता है, 2 वीक्स प्रायर ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ओव्यूलेशन। अगर 28 डेज़ की साइकिल है तो ओव्यूलेशन 14 डे पे हो जाता है, एक 14वें दिन पे रिलीज़ हो जाएगा इन फैलोपियन ट्यूब। और आपको पूछा जाता है कि ये फैलोपियन ट्यूब से जब ओवरी से जब आपका एग रिलीज़ हो रहा है तो उसका फैलोपियन ट्यूब में कितने दिन का लाइफ स्पैन रहता है, वो कितने दिन जीवित रहता है, तो वो 24 आवर्स के लिए ही लाइव रहता है। और आपको स्पर्म का पूछा जाए लाइफ स्पैन तो वो 48 आवर का होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, प्रीवियस एग्ज़ाम में, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 48 आवर्स एक का लाइफ स्पैन रहेगा, स्पर्म का, और 24 आवर रहेगा एक का लाइफ स्पैन, ठीक है। अगर इस 24 आवर के बीच अगर एग स्पर्म से मीट होता है देन एंड देन ओनली फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। इस 24 आवर के बीच में ही एग को स्पर्म से मिलना है, अदरवाइज 24 आवर के बाद ये जो एग है ये डेथ हो जाएंगी, इसकी एग की डेथ हो जाएंगी, और ये किसके साथ शेड आउट हो जाएगा, जो आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड रहेगा उसके साथ ये वजाइनल लाइनिंग से बाहर वॉश आउट हो जाएगा। समझा आपको? Then guys, the last phase and the fourth phase is the your luteal phase. luteal phase कब से कब किसके बिटवीन आता है, आपका ओव्यूलेशन एंड द फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड, ठीक है। जहाँ से ओव्यूलेशन से लेके तो योर फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये जो बीच का पीरियड आता है दैट इज़ लूटियल फेज, ठीक है, लूटियल फेज। इन दिस फेज यू सी द राइज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का राइज हो जाता है, बढ़ जाता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या करता है प्रोजेस्टेरॉन, फिर प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या रहेगा, वो जो यूटेराइन लाइनिंग की थिकनेस है जो शेड आउट हो गई उसको वो मेंटेन करेगा, ठीक है, उसको वो थिक बनाएगा, ठीक है। किसके लिए थिक बनाएगा, वो जो इसके बाद एग, जो यूटेराइन लाइनिंग में जो एग आके अगर एग फर्टिलाइज हुआ तो वो एग यूटेराइन लाइनिंग में जाके इम्प्लांट होगा, उसको नरिश करने के लिए वो यूटेराइन लाइनिंग जो रहती है उसका थिकनेस वो बढ़ाएगा। और इन केस एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, स्पर्म से उसका जो मेटिंग वो नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, ये जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो ड्रॉप हो जाएगा और ये सारी वॉल जो है वो शेड आउट हो जाएंगी, और विद द मेंस्ट्रुअल ब्लड ये भी शेड आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको समझा चारों फेजेस, तो आप ये सब फेजेस लिख लीजिए, आपके इसमें कौन सा हार्मोन कहाँ पे इंक्रीज़ होता है ये सब आपको लिखना है, ठीक है। और आपको ये भी पूछते हैं कि ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, मतलब मल्टीपल टाइम। तो ओव्यूलेशन के लिए एस्ट्रोजन नहीं, प्रोजेस्टेरॉन नहीं, सबसे ज़्यादा जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ओव्यूलेशन के लिए वो है LH। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको और एक टर्मिनोलॉजी है LH सर्ज, लिख लीजिए। LH क्या लिखते हैं उसको, LH सर्ज। LH सर्ज जब होता है, मतलब कि LH सर्ज मतलब कि इंक्रीज़ होता है, तभी आपका ओव्यूलेशन होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए LH हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। सो वी मूव टुवर्ड्स द योर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। सो क्वेश्चन नेक्स्ट, वाइड रेंज ऑफ द रिकरेंट सिम्टम्स दैट अकर ड्यूरिंग द लूटियल फेज or the last half of the menstrual cycle and resolve with the onset of the menstruation is known as the first, dysfunctional uterine bleeding, amenorrhea, premenstrual syndrome and dysmenorrhea, PMS। इसके पहले का आंसर क्या था, मैं भूल गई थी आपको बताना। द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था गाइस, जिसमें फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं और मैच्योर एग बना रहा है, वो है आपका फॉलिक्यूलर फेज। तो योर आंसर मस्ट बी सेकेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है आपको, इसमें आपको पूछा है कि जो लूटियल फेज का सिम्टम रहता है और जैसे ही आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो वो सारे सिम्टम्स रिजॉल्व होते हैं, पर वो सिम्टम किस पीरियड में रहते हैं, लूटियल फेज में जो सिम्टम्स आते हैं जो रहते हैं उसको क्या, मतलब उस सिम्टम्स को क्या बोला जाता है।
ठीक है, आपको ये पूछा गया है। तो इसको तो इसका जो आंसर है वो गाइज ये है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। मतलब कि देखो लूटियल फेज, आपका जो लूटियल फेज है बिफोर मेंस्ट्रुअल फेज आ रहा है, मतलब मेंस्ट्रुएशन के पहले आ रहा है आपका लूटियल फेज, तो पहले आ रहा है इसलिए प्री, ठीक है, प्री, और मेंस्ट्रुएशन के पहले आ रहा है मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोला जाएगा इसको, ठीक है। गाइस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इज अ साइक्लिक कंस्टेलेशन ऑफ द सिम्टम्स। ये कब आता है? लेट लूटियल फेज के टाइम पे आता है। कब आ रहा है? लेट लूटियल फेज के टाइम पे आ रहा है। और ये डिसअपियर कब हो रहा है आपका? ये डिसअपियर हो रहा है ड्यूरिंग योर, जैसे ही आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है तब ये डिसअपियर हो रहा है। जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है तब ये डिसअपियर हो जा रहा है। और जैसे ही आपका फॉलिकुलर फेज़ में ये रहता है, क्या अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो ये फॉलिकुलर फेज़ में नहीं रहता है, ये सिर्फ आपके लेट लूटियल फेज़ में आ रहा है, या तो लूटियल फेज़ से लेके जस्ट स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल तक के रह रहा है। जैसे मेंस्ट्रुएशन आ रहा है तो ये डिसअपियर हो जा रहा है। तो ये जो सिम्टम्स थे, ये सिम्टम्स कौन से रहते हैं ये आपको पता चाहिए। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर डिक्रीज एनर्जी, एनर्जी लेस लगना, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं लगना, ठीक है। देन नेक्स्ट सिम्टम रहता है टेंशन, इरिटेबिलिटी, टेंशन, इरिटेबिलिटी। मेंस्ट्रुएशन के पहले ये सिम्टम्स रहते हैं गर्ल्स में, इरिटेबिलिटी। देन एंगर रहेगा, फूड क्रेविंग रहेगा, एंगर, फूड क्रेविंग, गुस्सा आएगा, ठीक है, एंगर। हेडेक, अल्टर्ड सेक्स ड्राइव। नेक्स्ट ब्रेस्ट पेन, मसल एक, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, एडेमा ऑफ फिंगर्स एंड एंकल्स। ये सारे प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स थे, ठीक है। देन एक ऑप्शन था उसमें एमेनोरिया। एमेनोरिया का मीनिंग क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। एमेनोरिया इज नथिंग बट द एन absence of menstruation, absence of menstruation is amenorrhea। देन और एक ऑप्शन है उसमें डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया। तो हमेशा याद रखना डिस जो वर्ड है वो पेन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड रहेगा आपका? पेनफुल पीरियड्स, पेनफुल पीरियड इज नथिंग बट द एमेनोरिया, ठीक है। ये पेनफुल, ये पेन इसलिए रहता है क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं इसलिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं गाइस। व्हेन अ चाइल्ड वेट बिलो 3rd and 5th centile, failure to gain weight over a period of time or change in the rate growth that has crossed to मेजर सेंटाइल्स इज रेफर्ड एज। तो आपको बोला गया है कि जो ग्रोथ है वो बिलो 3rd and 5th है सेंटाइल, ठीक है, और उसका वेट जो गेन है वो भी उसका पीरियड एकदम कम है। तो ये ग्रोथ चार्ट की किस इसमें आता है? फेलियर टू थ्राइव में आता है, स्केलेटल डिस्प्लेजिया में आता है, स्मॉल टू जेस्टेशन आता है, या कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले में आता है। तो गाइस ये जो है ये फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, इसमें फेलियर टू थ्राइव में आता है। ये जब भी वेट बिलो 3rd और 5th परसेंटाइल से नीचे रह रहा है और जो ग्रोथ है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से नीचे जा रहा है ऑफ द सेम एज के चिल्ड्रन के, तो वो आता, उसका जो क्लासिफिकेशन आएगा वो फेलियर टू थ्राइव के अंडर आएगा, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल डिले का क्या मतलब होता है? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले पूछ रहे हैं तो इसमें क्या है? चाइल्ड का बर्थ वेट और लेंथ, ठीक है, बर्थ वेट, ठीक है, बर्थ वेट और उसका जो लेंथ है वो तो ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, 3 to 6 मंथ के एज तक, ठीक है। पर इसके बाद 3 से 6 महीने के बाद उसका जो ये है, उसका जो डाउन शिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, उसके बाद बहुत कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल चिल्ड्रेन। तो ये जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले के अंडर।
3 to 6 मंथ के एज तक के सब कुछ नॉर्मल है, वेट एंड लेंथ, एंड उसके बाद एकदम से डाउनफॉल हो रहा है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिले. देन स्केलेटल डिस्प्लेजिया. स्केलेटल डिस्प्लेजिया, स्केलेटल डिस्प्लेजिया नाम ही बता रहा है कि स्केलेटल से रिलेटेड है. इसमें ये क्या है, इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड इट अफेक्ट्स द बोन डेवलपमेंट. क्या होता है, ये बोन डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, कार्टिलेज ग्रोथ नहीं करवाता अच्छे से, और न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है. न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है. देन नेक्स्ट है स्मॉल टू जेस्टेशन एज. इसमें क्या होता है, बेबी हुज बर्थ वेट और एस्टिमेटेड फीटल वेट. ठीक है, उसका जो बर्थ वेट रहता है और एस्टिमेटेड फीटल वेट रहता है, दोनों क्या होता है, बिलो रहता है. दोनों भी कम हो जाता है एस्टिमेटेड फीटल वेट से. ठीक है, दोनों भी कम हो जाता है एस्टिमेटेड फीटल वेट के अकॉर्डिंगली. ठीक है, उसके कंपैरिजन में. तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन. इसके बाद का अपन क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपल्शन ऑफ एन एम्ब्रियो और द फीटस बिफोर इट इज़ वायबल इज कॉल्ड. ठीक है, फर्स्ट इज मेडिकल एबॉर्शन, सेकेंड इज मिसकैरेज, थर्ड इज द सर्जिकल एबॉर्शन एंड फोर्थ इज द एबॉर्शन. तो आपको पूछा गया है कि अगर एम्ब्रियो है और उसका एक्सपल्शन हो जा रहा है, और फीटस का और द फीटस, एम्ब्रियो और द फीटस, इसका एक्सपल्शन हो जा रहा है बिफोर इट इज़ वायबल, तो इस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं. ठीक है, तो इसको मेडिकल एबॉर्शन तो नहीं बोलते हैं गाइस. इसको क्या बोला जाता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप. इसको मिसकैरेज बोला जाता है. ठीक है, तो मिसकैरेज में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको बिफोर वायबिलिटी, ये पीरियड कौन सा होता है ये पता चाहिए. वायबिलिटी, वायबल मतलब कि 20 वीक्स के अगर पहले होता है तो बिफोर वायबिलिटी, और 20 वीक्स के बाद हो रहा है तो वो वायबल हो जाएगा. ठीक है, तो मिसकैरेज का डेफिनेशन क्या है. मिसकैरेज द एक्सपल्शन ऑफ एन एम्ब्रियो और द फीटस बिफोर इट इज़ वायबल. ठीक है, बिफोर, आपको क्वेश्चन में बिफोर वायबिलिटी पूछा है, इसलिए ये इसका आंसर रहेगा आपका मिसकैरेज. ठीक है, मिसकैरेज बिफोर वायबिलिटी. ठीक है, अगर आपको स्टिल बर्थ पूछा जाए तो स्टिल बर्थ का आंसर क्या रहेगा, द एक्सपल्शन ऑफ एन एम्ब्रियो और द फीटस. द एक्सपल्शन ऑफ एन फीटस आफ्टर, मतलब कि 20 वीक के बाद अगर वो अबॉर्ट हो रहा है तो इसको आप स्टिल बर्थ बोलोगे. अगर फीटस 20 वीक के बाद ये अबॉर्ट हो रहा है तो इसको आप क्या बोलोगे, स्टिल बर्थ बोलोगे. देन एबॉर्शन. एबॉर्शन का डेफिनेशन, द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय रिमूवल और एक्सपल्शन ऑफ एन एम्ब्रियो. ठीक है, इसमें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब एबॉर्शन. देन और एक टर्म है दैट इज मेडिकल एबॉर्शन. ठीक है, मेडिकल एबॉर्शन मतलब मेडिकेशन दे के जो एबॉर्शन करवाया जाता है थ्रू विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन, मेडिकेशन के साथ, मतलब कि इसमें नॉन सर्जिकल मेथड होता है, सर्जरी नहीं हो रही है इसमें कुछ, नॉन सर्जिकल मेथड एंड यूज़ ऑफ मेडिकेशन. ठीक है, इसमें दोनों होता है, इसमें मेडिकेशन होता है पर नॉन सर्जिकल रहता है, ये सर्जरी का यूज़ नहीं होता है. ठीक है, और सर्जिकल एबॉर्शन में मतलब ओटी में ले जाके विद द हेल्प ऑफ सर्जरी परफॉर्म किया जाता है. ये विदाउट सर्जरी होता है, इसलिए इसको मेडिकल एबॉर्शन बोला जाता है. ठीक है, देन गाइज यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन ये 2019 का पेपर अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ये मत समझिए कि क्वेश्चंस कहीं से भी उठा के लाए हैं. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप ये इसके सारे टर्मिनोलॉजीज आपको आज भी पता चाहिए, मतलब इनमें से कुछ भी आ सकता है नेक्स्ट पेपर में. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जेनेरिक टर्म that means inflammation and infection of vagina. The first is endometriosis, second is pruritus, third is vaginitis, fourth is candidiasis. ठीक है, तो endometriosis किसको बोला जाता है, a condition in which the tissue that normally line the endometrium begin to grow outside the uterus. मतलब कि जो आपकी यूटेराइन लाइनिंग होती है, ठीक है, एंडोमेट्रियम,
एंडोमेट्रियम जो यूट्राइन आपकी लाइनिंग होती है वो ग्रो हो जाती है आउटसाइड यूटेरस, यूटेरस के बाहर भी वो ग्रो हो रही है, तो उसे एंडोमेट्राइसिस बोला जाता है। देन नेक्स्ट इज प्रूराइटिस। प्रूराइटिस को सिंपली आप ईचिंग बोल सकते हो, ईचिंग। ईचिंग बोला जाता है। देन नेक्स्ट वजाइनाइटिस। वजाइनाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ वजाइना, ठीक है, दैट कैन बी रिजल्ट इन द डिस्चार्ज, ईचिंग एंड पेन, ठीक है। वजाइनाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ एंड इन्फेक्शन ऑफ द वजाइना। सो योर आंसर इज द ऑप्शन थर्ड। देन कैंडिडियासिस, इट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन। कैंडिडियासिस क्या है? फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन है दैट अफेक्ट द माउथ एंड थ्रोट। इट इज जनरली एन एलर्जिक रिएक्शन टू ईस्ट कॉल्ड, कौन सा ईस्ट रहता है? कैंडिडा अल्बिकन्स, कैंडिडा एल्बिकन्स। सो गाइज ये क्वेश्चन आपको समझा। एंडोमेट्राइटिस मतलब जो आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसकी ग्रोथ हो रही है आउटसाइड द यूट्रस, ठीक है। प्रूराइटिस इट इज़ नथिंग बट द सिंपली इचिंग। देन वजाइनाइटिस इज द इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द वजाइना, एंड कैंडिडियासिस इज द फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। इट अफेक्ट द माउथ एंड योर थ्रोट। सो वी मूव टूवर्ड्स आर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। A client with the diagnosis of HIV or another sexually transmitted infection should be screened for। तो यहाँ पे पूछा है कि कोई क्लाइंट है, उसको HIV इन्फेक्शन है या STD है, तो उसके लिए उसको अपन कौन सा स्क्रीन करेंगे? क्लैमिडिया करेंगे, सिफिलिस करेंगे, गोनोरिया करेंगे या हेपेटाइटिस करेंगे? तो गाइस सिफिलिस क्या है? सिफिलिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो यूजली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रहता है, ठीक है। और इसका जो एजेंट है सिफिलिस का, ये बहुत बार आपको एग्ज़ाम में पूछा गया है। इस एजेंट का नाम आपको बाय हार्ट लर्न करना है, मतलब आपको पता चाहिए। इसका नाम क्या है? ट्रेपोनेमा पैलिडम, ठीक है। ट्रेपोनेमा लिख लीजिए, ट्रेपोनेमा पैलिडम, ट्रेपोनेमा पैलिडम, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस। तो सिफिलिस के बारे में इतना बताया जा रहा है, तो इट मीन्स कि आपका आंसर सिफिलिस है, ठीक है। देन क्लैमिडिया। क्लैमिडिया क्या है? इट इज़ ऑल्सो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एंड कॉज बाय द बैक्टीरिया। क्लैमिडिया किसके, क्लैमिडिया का एजेंट अगर आपको पूछे तो क्या बताएंगे आप? क्लैमिडिया का एजेंट क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है। क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है। देन नेक्स्ट है गोनोरिया। इट इज़ ऑल्सो अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड कॉज बाय द बैक्टीरिया। इसका कौन सा बैक्टीरिया है गोनोरिया का? गोनोरिया का बैक्टीरिया है आपका निजरी गोनोरिया, ठीक है। निजरिया गोनोरिया, निजरी या गोनोरिया, ठीक है। तो ये आपको सब नाम पता चाहिए, कभी भी कोई एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है गाइस। सो इसके बाद के क्वेश्चन देखते हैं अपन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसीजर फॉर द वूमन दैट इज परफॉर्म पोस्टपार्टम आफ्टर एन अबॉर्शन और एज एन इंटरवल प्रोसीजर अनरिलेटेड टू प्रेगनेंसी इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन, ठीक है। इसको स्टरलाइजेशन बोलते हैं। फीमेल स्टरलाइजेशन इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। इसमें कॉन्ट्रासेप्शन का ये टाइप है। इसमें क्या होता है स्टरलाइजेशन में? ये सर्जिकल प्रोसेस परफॉर्म करते हैं स्टरलाइजेशन में। जो सर्जिकल प्रोसेस स्टरलाइजेशन में करते हैं उसमें क्या होता है, जैसे ये आपकी फेलिपियन ट्यूब है, इस फेलिपियन ट्यूब को लाइगेट कर देते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस, नहीं इमेजेस भी डाली थी, इमेजेस नहीं दिख रहे। तो इसमें क्या करते हैं, आपकी जो आपकी ओवरी रहती है, सॉरी आपकी जो फेलिपियन ट्यूब रहती है उसको टाई कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं फेलिपियन ट्यूब को, ठीक है।
सो क्या होगा कि जो आपकी फैलोपियन ट्यूब रहेगी ये, इसको अगर टाई किया जा रहा है तो यहाँ से जो स्पर्म आ रहा था वो आएगा नहीं, और यहाँ से जो एग जा रहा था वो जाएगा नहीं, तो दोनों का मेटिंग होगा नहीं, और जब मेटिंग ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आपका प्रेगनेंसी ही नहीं रहेगा, तो ये स्टरलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आएगा स्टरलाइजेशन। The next question is very easy guys. The abbreviation of ASHA stands for. तो आपको आशा का फुल फॉर्म पूछा है। फर्स्ट इज़ आंगनवाड़ी सोशल हेल्थ एडवाइज़र, सेकेंड इज़ ऑक्सिलरी सोशल हेल्थ एडवाइज़र, थर्ड इज़ द एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एंड फोर्थ इज़ द एफिलिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, सो आपको सबको आंसर पता चाहिए। इसका आंसर है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। द वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ NRHM क्या है? NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब शुरू हुआ था? NRHM कब शुरू हुआ था? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसका मेन पार्ट आशा है, सबको पता चाहिए। ये कब लॉन्च हुआ था? ये 2005 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, आशा क्या करती है? विलेज एवरी विलेज में प्रोवाइड किया जाता है आशा को। ट्रेन फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट रहती है। इसके बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको पता चाहिए। इसके क्या करती है? आइडेंटिफाइंग करती है न्यू प्रेगनेंसी, और न्यू प्रेगनेंसी को ये रजिस्टर्ड भी करती है, और न्यू प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करती है। बर्थ कंट्रोल, डेथ रिपोर्ट, बर्थ एंड डेथ रिपोर्ट्स, इसको इसको रजिस्टर्ड करती है। मोबिलाइज काउंसिल एंड सपोर्ट द कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, कम्युनिटी हेल्थ सर्विस को सपोर्ट करती है। जो रेफरल केसेस है रेफ़र करती है, जो भी इलनेस रहते हैं उनको रेफरिंग करते हैं। देन होम विजिट देती है। ठीक है, होम विजिट्स देती है आशा। फर्स्ट एड करती है, इम्यूनाइजेशन करती है। ये सारे काम आशा के होते हैं। ठीक है, तो आपको आशा के बारे में एटलीस्ट इतना तो भी पता चाहिए। ठीक है, देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the male sterilization is accomplished with a surgical procedure is known as the first is the tubal ligation, second is vasectomy, third is the sterilization, fourth is the abortion. ठीक है, the male sterilization को क्या बोला जाता है गाइज? मेल स्टरलाइजेशन को क्या बोला जाता है? वासेक्टोमी। ठीक है, फीमेल स्टरलाइजेशन को क्या बोला जाता है गाइज? ट्यूबल लाइगेशन और ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ट्यूबल लाइगेशन और ट्यूबेक्टोमी। इस इमेज में देखिए आपको वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी की इमेजेस दिख रही है। तो वैसेक्टोमी में क्या किया गया है? यहाँ पे वैसेक्टोमी में क्या किया गया है? जो वास डिफरेंस है उसको टाई कर दिया है और कट कर दिया है। जो वास डिफरेंस इतना लंबा था उसको क्या कर दिया? कट कर दिया दोनों साइड से। ठीक है, इसको यहाँ से कट कर दिया है। ठीक है, कट कर दिया और उसको टाई कर दिया, मतलब कि उसको बांध दिया। तो आपको पता है स्पर्म कहाँ मतलब कि उसका स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे हो जाता है? टेस्टिस में। तो टेस्टिस से जो स्पर्म है वो वास डिफरेंस से आगे बढ़ेगा नहीं, और वो फिर पेनिस से आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा? अगर स्पर्म बाहर जाएगी ही नहीं तो वो एक के साथ यूनाइट नहीं होंगे और फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो अपन क्या कर सकते हैं? इससे बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और इसी को ही वैसेक्टोमी बोला जाता है। ठीक है, इसी को ही वैसेक्टोमी बोला जाता है। समझा आपको? यहाँ से वास डिफरेंस को कट कर दिया सो दैट स्पर्म आगे मूव नहीं होगा और वो इजैकुलेशन के टाइम पे स्पर्म ये नहीं होगा, मतलब कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज द योर ट्यूबल लाइगेशन और द ट्यूबेक्टोमी। तो डिफरेंस समझे, इसलिए मैंने दोनों इमेज एक ही पेज पे ली है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है? सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हुआ है, पर यहाँ पे आपका जो फैलोपियन ट्यूब है उसको कट करके टाई कर दिया है। ठीक है, कट करके टाई कर दिया है। तो फिर क्या होगा? आपकी जो फैलोपियन ट्यूब से आगे जो एग है वो आगे जाएगा ही नहीं, और वो आगे जाएगा नहीं तो वो स्पर्म के साथ यूनाइट ही नहीं होगा, और यूनाइट नहीं होगा तो डेफिनेटली आपका जाइगोट बनेगा नहीं और आप प्रेगनेंसी रोक सकते हैं, तो बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मेथड हो गए। समझ में आए आपको?
वास डिफरेंस जो आपका वेसेक्टोमी है वो असेप्टिक प्रोसीजर है। इसमें पीस ऑफ वास्ट जो रहता है वो कट कर देते हैं अराउंड 1 सेंटीमीटर, और उसके बाद दोनों एंड जो रहते हैं वो लाइगेट कर देते हैं और फिर उसको सूचर कर देते हैं। ठीक है, इसमें और एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जो आता है हमेशा कि जैसे ही मतलब कि वासेक्टोमी हो गया वैसे ही आप बोल सकते हो क्या कि मेल स्टरलाइज हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद कम से कम 30 और इजैकुलेशंस होते हैं और उसके बाद ही मेल कंप्लीटली स्टरलाइज हो जाता है, अदरवाइज प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। ठीक है, 30 इजैकुलेशन तक के प्रेगनेंसी रह सकती है। 30 के बाद कंप्लीट स्टरलाइज हो जाता है मेल। ठीक है, 30 इजैकुलेशन के बाद मेल कंप्लीट स्टरलाइज हो जाता है। आफ्टर वैसेक्टोमी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आफ्टर वैसेक्टोमी ये बोल सकते हैं क्या आप कि मेल कंप्लीट स्टराइल हो गया है, पर ऐसा होता नहीं है। 30 इजैकुलेशन तक के उसमें स्पर्म रहते हैं प्रेजेंट। ठीक है, स्टरलिटी नहीं आती है कंप्लीट। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज टर्म एज। बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे DSSB के, तो गाइज आप अच्छे से पढ़िए, एकदम सिंपल क्वेश्चन मत छोड़ के आइए, क्योंकि इससे आपका जो रैंक है वो एकदम नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, आप ही इसका आंसर दीजिए। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन मैंने अब भी बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया। अमनोरिया मतलब कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो आज का क्लास अपन यहीं पे ख़त्म करेंगे गाइस। वैसे भी मैं आपको एकदम ज़्यादा नहीं बताना चाहती हूँ कि आप बोर हो जाए, तो आप एकदम छोटे छोटे क्लासेस मैंने रखे हैं सो दैट आप खाना खाते खाते भी ये क्लासेस देख सकते हो। थोड़ा सा आपको पता चाहिए कि क्लासेस मतलब एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, DSSB किस पैटर्न में एग्ज़ाम लेता है, तो आप पूरे इसके पहले के भी क्लासेस है वो भी देखिए, और आपको और कोई क्लासेस चाहिए होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग।